बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मेडिकल इमरजेंसीज इन डेंटल प्रैक्टिस में स्ट्रोक यानी कि सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट CVA इसको डिस्कस करेंगे। किस तरह से इसको मैनेज करना है, इसके लिए मेडिकेशंस कौन सी हैं, अगर ये आपकी डेंटल प्रैक्टिस के दौरान हो जाती है तो आपने क्या क्या करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रोक स्ट्रोक की डेफिनेशन को पढ़ने से पहले और आगे जाने से पहले मैं आपको स्ट्रोक के बारे में कुछ थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। स्ट्रोक बेसिकली क्या है? स्ट्रोक जो है ये सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट इसको कहा जाता है, CVA। मेडिकल फील्ड में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज CVA, तो ये कोई एजेंसी का नाम नहीं है, बल्कि ये सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट का नाम है मेडिकल इमरजेंसीज के अंदर। तो सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हमारे पास बेसिकली दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है। एक है हमारे पास सेरिब्रो, दूसरा है हमारे पास वस्कुलर। सेरिब्रो का मतलब होता है ब्रेन, ठीक है, ब्रेन पार्ट्स, ब्रेन हो गया। और वस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। हम इसमें यहाँ पे लेंगे कि ब्लड वेसल्स, सेरिब्रो ब्रेन, वस्कुलर ब्लड वेसल्स। तो सेरिब्रो वस्कुलर यानी कि ब्रेन्स, ब्लड वेसल्स, एक्सीडेंट का मतलब होता है उनमें किसी किस्म का कोई नुक्स आ जाता है, कोई हादसा उनमें पेश हो जाता है। तो ये एक्सीडेंट ब्रेन के अंदर कुछ 3-4 तरीकों से होता है। हमारे पास इस्केमिकली भी हो सकता है, ये एनी टाइप ऑफ ब्लॉकेज की वजह से हो सकता है, या हेमरेज की वजह से हो सकता है। ये जो हमारे पास एक्सीडेंट का केस होगा। अगर इस्केमिक की मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास जो टारगेट एरिया होगा ब्रेन का जो पार्ट होगा उसके किसी रीजन के अंदर, उस ब्रेन जहां पे ये CVA अकर होगा, वहां पर जो एक्सीडेंट होगा, अगर वो इस्केमिक की तरफ की वजह से होता है तो वो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से ये इस्केमिक स्ट्रोक की एक टाइप होगी, ठीक है। ये बेसिकली ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से होता है, और ये 90% केसेस में, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन है ना स्ट्रोक की फॉर्म, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और ये 90% अकर होता है। और दूसरा जो हमारे पास है इसकी जो टाइप है वो है एनी टाइप ऑफ ब्लॉकेज। ये एक्सीडेंट, ये जो सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होता है, ये किसी ब्लॉकेज की वजह से भी हो सकता है। जब ब्रेन के किसी पार्ट में प्लैक फॉर्मेशन हो जाए, उसकी ब्लड वेसल्स के अंदर, किसी पार्ट की ब्लड वेसल्स के अंदर प्लैक फॉर्मेशन हो जाए, किसी किस्म का प्लैक जो थ्रोम्बोटिक भी हो सकता है, यानी कि थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक काज करेगा। अगर वो जो है अनदर स्ट्रोक जो हमारे पास है वो है एम्बोलिज्म, जो कि एम्बोलिक स्ट्रोक को जो है काज करेगा, ठीक है। थ्रोम्बोसिस स्ट्रोक की अगर मैं बात करूं तो ये जो है बेसिकली ब्लड क्लॉट की वजह से बनता है। थ्रोम्बोसिस ऐसा ब्लड क्लॉट होता है जहां पे बनता है उधर ही रहता है। दूसरा है एम्बोलिक स्ट्रोक। एम्बोलिक ऐसा ब्लड क्लॉट होता है जो कि ट्रेवल करता है फ्रॉम एन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। वो किसी एक जगह पे बना फिर दूसरी जगह पे ट्रेवल कर जाएगा। तो ये था हमारे पास थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है तीसरा एक्सीडेंट जो है वो किसी जो है किस वजह से हो सकता है हमारे पास, वो जो है हमें हेमरेज की वजह से देखना पड़ सकता है। हेमरेज, ठीक है, किसकी वजह से? हेमरेज की वजह से। तो हेमरेज जो है ये बेसिकली इसमें ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड वेसल्स के अंदर हो जाती है। ब्लड क्लॉटिंग और प्रेशर या शिद्दत इतनी बढ़ जाती है कि वो जो वेसल्स होती हैं, वो जो ब्लड वेसल होती है वो रप्चर कर जाती है, वो फट जाती है, उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये हेमरेज केस है, ठीक है। तो हेमरेज जो है ये बेसिकली हमारे पास इंट्रासेरिब्रल हेमरेज भी होता है, ब्लीडिंग विद इन ब्रेन टिश्यूज, सब एरेक्नाइड हेमरेज भी हो सकता है, ब्लीडिंग इनटू स्पेसेस सराउंडिंग द ब्रेन। और उसके बाद हमारे पास है एपिडोरल हेमरेज, ब्लीडिंग बिटवीन स्कल एंड आउटर ब्रेन मेम्ब्रेन। ये कुछ हमारे पास इसकी जो है टाइप्स हैं, ठीक है। तो अब हम जो है आगे अपना स्टार्ट करते हैं कि अब स्ट्रोक की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। लिख सकते हैं आप, बल्कि राइट कर लें यहाँ पे। मैं जो है आपको और बस जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है, कि स्ट्रोक के एक्सीडेंट किस किस वजह से हो सकता है जो हमारे पास सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होता है। तो अब हम डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन में अ सडन अटैक ऑफ वीकनेस अफेक्टिंग वन साइड ऑफ द बॉडी, यानी कि इसमें अचानक से बॉडी की एक साइड में वीकनेस आ जाएगी, ठीक है। बॉडी की किसी भी, ये जो वीकनेस आएगी, ये बॉडी की किसी भी साइड को, किसी भी एक साइड को अफेक्ट करेगी। और वो क्यों अफेक्ट करेगी? ड्यू टू एन इंटरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो
टू द पार्ट ऑफ ब्रेन। इसमें क्या होगा कि ब्रेन का एक पार्ट, ब्रेन का एक हिस्सा, उसमें ब्लड फ्लो के अंदर इंटरप्शन आ जाएगी, उसमें तसलसल ख़त्म हो जाएगा। वो जो ब्लड फ्लो होगा उसके अंदर किसी किस्म का कोई मुदाखलत आ जाएगी। वो प्लेग की वजह से भी हो सकती है, वो हेमरेज की वजह से भी हो सकती है, वो इस्केमिकली भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लाजमी उसमें याद रखनी है। अब इसकी जो है ना हमारे पास दो टाइप्स हैं। जो पहली टाइप है वो मोस्ट कॉमन है। द मोस्ट कॉमन इज कास्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एथेरोमेशियस प्लेक आर लेस कॉमनली अ ब्लड क्लॉट। ठीक है, वो एथेरोमेटिक भी हो सकती है या उसके अलावा जो है ब्लड क्लॉटिंग थ्रोम्बोटिक की वजह से भी हो सकती है। विच ब्लॉक्स वन ऑफ द ब्लड वेसल्स, जो कि ब्लड वेसल्स की किसी भी एक ब्लड वेसल को जो है ब्लॉक कर सकती है। सप्लाइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, वो ब्लड वेसल जो ब्रेन के किसी पार्ट को सप्लाई कर रही होगी ब्लड। ठीक है, विच रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ द एरिया ऑफ द ब्रेन इन द ब्लड वेसल्स सप्लाइज। ठीक है, जो की वजह से या ब्लड क्लॉट की वजह से जो हमारे पास हेमरेज बनता है या स्ट्रोक होता है, यानी कि प्लेग की वजह से या ब्लड क्लॉट की वजह से जो स्ट्रोक होता है, जो सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होता है, ये फर्स्ट मोस्ट कॉमन है। ठीक है, और दूसरा जो सेकंड नंबर पर है, सेकंड जो है हमारे पास सेकंड जो टाइप है, द सेकंड काज इज लेस फ्रीक्वेंट एंड अकर्स। ये बहुत कम है, लेस फ्रीक्वेंट है, एंड अकर्स व्हेन अ ब्लड वेसल इन द ब्रेन रप्चर्स। हेमरेज के केसेस बहुत कम है, बट जब भी होते हैं जानलेवा होते हैं। रिजल्टिंग इन अ हेमरेज व्हिच काजेज एन एरिया ऑफ द ब्रेन टू बिकम स्क्वैश्ड, बुरी तरह से कुचला जाना बाय द प्रेशर ऑफ द ब्लड। अब पहली में थी, मैंने आपको बताई कि एनी टाइप ऑफ ब्लॉकेज, ये जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास, ये एनी टाइप ऑफ ब्लॉकेज की वजह से हो सकती है। इस पहली का आप जो हेडिंग देंगे वो क्या देंगे, ड्यू टू एनी टाइप ऑफ ब्लॉकेज। वो ब्लॉकेज प्लेग की वजह से भी हो सकती है, वो ब्लॉकेज ब्लड क्लॉट की वजह से भी हो सकती है। ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, और सेकंड काज है वो है हेमरेज। हेमरेज लेस फ्रीक्वेंट एंड अकर्स, कभी कभार होती है, और कब होती है, जब ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर रप्चरिंग हो जाती है। हेमरेज की फिर मैंने आपको टाइप्स बताई थी, इंट्रासेरिब्रल भी होती है, सब रेक्नाइड भी होती है, एपिडोरल भी होती है और सबडोरल भी होती है। ठीक है, तो इसमें जो हमने याद रखनी है वो है हमारे पास इंट्रासेरिब्रल और सब रेक्नॉइड। ठीक है, रिजल्टिंग इन द हेमरेज। तो एक है हमारे पास ड्यू टू एनी ब्लॉकेज और दूसरा है हमारे पास ड्यू टू हेमरेज। सही है, और इसमें ये होता है कि जाहिर सी बात है, जिस एरिया के अंदर, ब्रेन के जिस पार्ट के अंदर ब्लड रप्चर हुआ है, तो वो जब बाहर निकलेगा तो वो साथ वाला जो उसका एरिया होगा, जो ब्रेन के अंदर वो जो साथ वाला एरिया होगा, साथ वाली वेसल्स होंगी, टिश्यूज होंगे, उनमें जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, वो क्लॉटिंग उसमें, यानी कि उसमें जब ब्लड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो साथ वाले एरिया को भी स्क्वैश कर देगा। ठीक है, इन आइदर टाइप ऑफ स्ट्रोक साइंस एंड सिम्टम्स आर वेरी सिमिलर। ये जो स्ट्रोक की हमारे पास जो टाइप्स हैं, इनके जो साइंस और सिम्टम्स हैं वो क्या हैं हमारे पास, सिमिलर हैं, एंड एन एरिया ऑफ द ब्रेन विल डाई। और दोनों ही टाइप्स में क्या होगा कि ब्रेन, जो हमारे पास ब्रेन का जो भी हिस्सा है वो क्या करेगा, डाई कर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अ स्ट्रोक कैन हैपन एट एनी एज। स्ट्रोक किसी भी उम्र में हो सकता है, एंड इट इज द थर्ड लार्जेस्ट काज ऑफ द डेथ। इस्केमिक हार्ट डिजीज वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो ग्लोबल काज ऑफ डेथ है वो हार्ट डिजीजेज में कार्डियक इन्फेक्शन है, लेकिन जो डेंटल क्लिनिक पर सबसे कॉमन जो हमने देखा कि मेडिकल इमरजेंसी थी वो सिंकोपी थी हमारे पास। ठीक है, अगर हम बात करें सिंकोपी, हमने पढ़ा था कि ये मोस्ट कॉमन मेडिकल इमरजेंसी है जो कि डेंटल प्रैक्टिस में देखने को मिली है। इसमें पेशेंट जो है वो गिश में चला जाता है, उसको गिश तारी हो जाती है उसमें। ठीक है, द प्रोग्नोसिस फॉर स्ट्रोक पेशेंट इज वेरिएबल। स्ट्रोक की जो तशखीस है वो, स्ट्रोक के जो पेशेंट्स हैं उनकी जो तशखीस है वो वेरिएबल है, बट ये देखा गया है कि जो स्ट्रोक प्लेग की वजह से बना या ब्लड क्लॉट की वजह से बना, यानी कि स्ट्रोक ड्यू टू एनी ब्लॉकेज की वजह से जो भी स्ट्रोक बना, उसकी जो मोर्टेलिटी रेट थी वो 30% रही। मोर्टेलिटी रेट उनका, उसकी जो अमवात का रेट रहा है वो अराउंड 30% रहा है। लेकिन हेमरेज यानी कि रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स की वजह से जो रेट रहा है वो 80% रहा है। वो कितना रहा है, 80%। 80% जो स्ट्रोक के पेशेंट्स देखे गए वो कौन से थे,
उनका मोर्टेलिटी रेट कौन सा था, वो था 80%। यानी कि ऐसे पेशेंट्स जिनको हेमरेज, जिनको स्ट्रोक हुआ, स्ट्रोक के बाद उन्होंने देखा कि मोर्टेलिटी रेट किस में सबसे ज़्यादा थी, ऐसे पेशेंट्स जिनकी ब्लड रैप्चर्स हो गई थी, जिनको दिमाग से खून आना शुरू हो गया था। कॉमन लैंग्वेज में जब आप देखते हैं कि उसके दिमाग की रग फट गई, उस वक्त मौत के जो अमवात के केसेस देखे गए, परसेंटेज देखी कि वो 80% थी। जबकि ऐसे पेशेंट जिनको स्ट्रोक प्लेग की वजह से, ब्लड वेसल्स की वजह से, ब्लड क्लॉट की वजह से बना, उनमें मोर्टेलिटी रेट, अमवात की जो रेशियो थी वो 30% रही। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास इसकी है ना एक और टाइप्स, ट्रांजिएंट एस्कीमिक अटैक है, जिसको मिनी स्ट्रोक भी कहा जाता है। ये मैंने आपको पहले स्ट्रोक के जो है इंट्रोडक्शन में बता दिया था। आप इसको जिस तरतीब से इस ट्रांजिएंट को 1 ले लें, ठीक है, फिर सेकंड जो है ये ड्यू टू ब्लॉकेज, और थर्ड जो है आप ड्यू टू रैप्चर की वजह से आप लिख लें, या जिस तरह से आप तरतीब चाहें उसी तरह से इसको लिख सकते हैं। ट्रांजिएंट या मिनी स्ट्रोक जो होता है ये टेम्परेरी यानी कि आर्जी डिसरप्शन होती है ब्लड फ्लो की टू द पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसमें जो ब्रेन का पार्ट होता है उसमें जो ब्लड फ्लो की के अंदर जो है किसी किस्म की कोई डिसरप्शन आ जाती है, कोई रुकावट आ जाती है, वो टेम्परेरी आर्जी तौर पर होती है। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन देखी गया, 90% तकरीबन ये जो है अक्कर होती है, 90% इसके चांसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे जाने से पहले मैं आपको दोबारा बता दूं, ये जहाँ पे मैंने 1 लिखा है, द फर्स्ट मोस्ट कॉमन, यहाँ पे आप हेडिंग दें स्ट्रोक ड्यू टू एनी ब्लॉकेज। ये ब्लॉकेज 2 तरह की है, फिर ब्लैक एंड ब्लड क्लॉट। ठीक है, फिर उसके बाद है दूसरे नंबर पर सेकंड काज है ड्यू टू हेमरेज। हेमरेज मैंने बताया इंट्रा भी है, सब एरेक्नोइड भी है और एपिडोरल हेमरेज भी है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे ट्रांजिएंट अटैक, मिनी स्ट्रोक जिसको बोला जाता है। आगे अगर हम पढ़ें मिनी स्ट्रोक की सिम्टम्स, ये जो सिम्टम्स हैं, यहाँ पे जो सिम्टम्स की बात की जा रही है ये वाली सिम्टम्स में बी सिमिलर टू सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। ये जो लाइन है ये बेसिकली लाइन लिखी गई है किसके बारे में, मिनी स्ट्रोक के बारे में लिखी गई है, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक के बारे में लिखी गई है। ठीक है, तो मिनी स्ट्रोक जो है उसकी सिम्टम्स भी सीवीए की ही तरह है, यानी कि हमने पीछे पढ़ा था आइदर टाइप ऑफ स्ट्रोक है, यूं भी कह सकते हैं कि आइदर टाइप ऑफ स्ट्रोक हैज सिम्टम्स सिमिलर टू सीवीए। ठीक है, बट रिकवरी अकर्स विद इन 24 आवर्स। बाकी टाइप्स में और मिनी स्ट्रोक में जो कॉमन यानी कि जो इसमें थोड़ा सा मेन डिफरेंस है वो ये है कि ये जो हमारे पास मिनी अटैक होता है, मिनी स्ट्रोक होता है, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक होता है, ये 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटों के अंदर अंदर रिकवरी कर जाता है। ठीक है, हाँ, लेकिन 20% ऐसे लोग हैं जिनको टीआईए यानी कि ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक होता है, तो वो जो है फिर कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर फुल सीवीए की तरफ चला जाते हैं, यानी कि उनको फुल फिर अटैक आ जाता है। ठीक है, देयरफॉर टीआईए शुड बी रिगार्डेड एज अ वार्निंग साइन दैट फर्दर टीआईएज आर अ कंप्लीट स्ट्रोक मे अकर इन द फ्यूचर। तो ये जो ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक्स होते हैं ना, ये वार्निंग साइन होते हैं। ठीक है, वार्निंग साइन होते हैं कि फ्यूचर में जाकर मजीद इसको इस तरह के झटके लग सकते हैं, मजीद इस तरह के अटैक लग सकते हैं, और हो सकता है कि इसको फ्यूचर में जाकर कंप्लीट स्ट्रोक का सामना भी करना पड़े। तो हमारे पास सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स के कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जो इसके चांसेस को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज द चांसेस ऑफ सीवीए। तो वो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हमारे पास कौन से हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाइपरटेंशन आपसे पूछा जा सकता है वाइवा के अंदर, क्लिनिकली आपसे पूछा जा सकता है, किसी टेस्ट में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, आपके पेपर में आ सकता है कि व्हाट आर द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स दैट कैन इंक्रीज द चांस ऑफ अ सीवीए। तो उसमें हाइपरटेंशन आता है, हाई ब्लड प्रेशर आता है, डायबिटीज आता है, हार्ट डिजीज आता है, रीनल डिजीज आता है, ओबेसिटी आता है, एट्रियल फिब्रिलेशन आता है। ठीक है, उसके अलावा स्मोकिंग हमारे पास एक बड़ा फैक्टर है, स्मोकिंग आता है। ठीक है, और एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन आता है। एट्रियल फिब्रिलेशन में इरेगुलर हार्ट बीट होती है, इरेगुलर, ठीक है, हार्ट फ्लो होता है। ठीक है, तो इसी तरह अब हमारे पास है पॉसिबल साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस एंड सिम्टम्स किसके, सीवीए के, अटैक के, स्ट्रोक के। द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ अ स्ट्रोक कैन वेरी।
जो क्लिनिकल फीचर्स हैं ये मुख्तलिफ हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ये डिपेंड करता है कि इसका जो साइंस और सिम्टम्स हैं वो ब्रेन के कौन से पार्ट के साथ रिलेटेड है, यानी कि ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो स्ट्रोक की जद में आया है। ठीक है। द ऑनसेट, ऑनसेट का मतलब होता है किसी चीज का शुरू होना, स्टार्टिंग, इब्तदा, शुरुआत। द ऑनसेट इज सडन एंड रैपिडली प्रोग्रेस। ये जो स्ट्रोक की ऑनसेट होती है, सीवीए की जो ऑनसेट होती है, इसकी जो अटैक होता है, ये एक तो सडन होता है और रैपिडली प्रोग्रेस करता है। एंड कैन कंसिस्ट फ्रॉम द मिल्ड, यानी कि ये जो है ना मिल्ड से मेजर सिम्टम्स में इंक्लूड होता है। मिल्ड सिम्टम में हमारे पास कंफ्यूजन आ जाती है और डिफिकल्ट इन स्पीकिंग आ जाती है। मिल्ड अटैक अगर हुआ है तो उसमें आपको पेशेंट जो है ना कंफ्यूज्ड और डिफिकल्ट इन स्पीकिंग नजर आएगा, जबकि मेजर सिम्टम्स में कार्डियक अरेस्ट हो सकता है उसको। तो द साइंस एंड सिम्टम्स कैन इंक्लूड वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। जो साइंस और सिम्टम्स हैं इनमें एक या एक से ज़्यादा ये नीचे वाली सिम्टम्स साथ में शो हो सकती हैं। पहले नंबर पर है पैरालिसिस ऑन वन साइड ऑफ द फेस, चेहरे का एक हिस्से का पैरालाइज हो जाएगा, फालिज हो जाएगा। दूसरा है पैरालिसिस ऑफ द लिम्ब्स ऑन वन साइड, बॉडी की किसी एक साइड के ऊपर, बॉडी की किसी एक साइड के ऊपर अटैक हो जाएगा पैरालिसिस का। दूसरा है कंफ्यूजन एंड इनएबिलिटी टू स्पीक क्लियरली एट ऑल विजुअल डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, एक तो वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा होगा, क्लियरली बोल नहीं पा रहा होगा, और उसको विजुअल डिस्टर्बेंसेस यानी कि देखने में भी उसको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। ठीक है। एंड टिंगलिंग डाउन वन साइड ऑफ द बॉडी, नंबनेस डाउन वन साइड, झटके लगना स्टार्ट हो जाएंगे। सेवियर हेडेक, शदीद दर्द होगा लेकिन अचानक उठेगा, सर दर्द शदीद होगा लेकिन जब भी होगा अचानक होगा, और कोमा में पेशेंट जा सकता है, इंतहाई डेंजर कंडीशन। ठीक है। व्हेन अ पर्सन प्रेजेंट्स विद एनी ऑफ द सिम्टम्स डिस्क्राइब्ड अबव, कोई भी ऐसा शख्स जो ये जो सिम्टम्स हैं जो ऊपर बताई गई हैं इन सिम्टम्स के साथ अगर है, तो इट इज़ एसेंशियल दैट सीवीए इज कंसीडर्ड एज पॉसिबल एज काज। ठीक है। तो इसमें ये जो है हो सकता है ये इस चीज़ की हमारे पास चांस है कि सीवीए अटैक उसको हो रहा है। एंड द इमरजेंसी सर्विस कॉल्ड एज क्विकली एज पॉसिबल, तो हम फ़ौरन से पहले इमरजेंसी सर्विसेज उसको देंगे। If you suspect a stroke, you should carry out the fast test. अगर आप स्ट्रोक के केस में थोड़ा सा सस्पिशियस हैं, आपको यकीन नहीं हो रहा या आप कंफ्यूज्ड हैं या कि ये जो अटैक हो रहा है, ये साइंस और सिम्टम्स जो हो रही हैं ये स्ट्रोक है या वैसे है, तो उसके लिए स्ट्रोक को टेस्ट करने के लिए आप एक टेस्ट करेंगे जिसका नाम है फास्ट टेस्ट। ये आपने जहन में रखना है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो फास्ट टेस्ट होता है ये हम कौन सी मेडिकल कंडीशन में हम यूज करते हैं। फास्ट टेस्ट में एफ से है फेशियल वीकनेस। फेशियल वीकनेस में हम पेशेंट को बोलेंगे कि बच्चा तू स्माइल कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर बंदे ने स्माइल कर दी है तो ठीक है, अगर स्माइल नहीं कर पा रहा या उसकी माउथ या उसकी आई ड्रॉप्ड हो चुकी है तो फिर आर्म वीकनेस चेक करें। क्या बंदा अपनी दोनों बाजुओं को हिला रहा है, ऊपर उठा सकता है? ठीक है। अगर नहीं उठा सकता तो फिर आपने स्पीक प्रॉब्लम देखना है कि क्या जो बंदा है, जो पेशेंट है, वो क्लियरली अपना अल्फाज जो कहना चाहता है, जो बताना चाहता है, वो बता रहा है, या अंडरस्टैंड व्हाट यू से, वो कंफ्यूज तो नहीं है। कंफ्यूजन से मुराद ये है कि जो आप कहना चाह रहे होंगे वो आपकी बात को समझ नहीं पा रहा होगा, कंफ्यूज होगा। ठीक है। टेस्ट एंड टाइम, आप टेस्ट करके और उसको फ़ौरन क्या करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे, फ़ौरन मेडिकल इमरजेंसी देंगे। तो ये सारे टेस्ट 5-5 मिनट बाद, 10-10 मिनट बाद नहीं करने, ये एट अ टाइम करने हैं आपने। फ़ौरन वीकनेस, फेशियल वीकनेस चेक करेंगे, आर्म वीकनेस चेक करेंगे, स्पीच एंड प्रॉब्लम्स अगर ये हो रही हैं तो फ़ौरन आपने मेडिकल इमरजेंसी उसको दे देनी है। अब मैनेजमेंट हम किस तरह से करेंगे? द डेंटल मैनेजमेंट ऑफ अ पर्सन हु हैज़ हैड अ सीवीए। हमारे पास एक जो पर्सन, जो डेंटल मैनेजमेंट हम जब कर रहे हैं डेंटल ट्रीटमेंट के दौरान, डेंटल क्लिनिक पर अगर किसी पेशेंट को जो है सीवी अटैक हो गया है, रेस्ट्रिक्टेड टू असेसिंग एंड मॉनिटरिंग द ABCDE। ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसको सबसे पहला काम आपने अपना ट्रीटमेंट छोड़ देना है। जो आप अपना काम कर रहे हैं डेंटल के रिलेटेड डेंटल क्लिनिक पर, वो काम छोड़ दें। वो काम छोड़ने के बाद अब आपने ABCDE यानी कि
एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी एंड एक्सपोयर, इसको आपने मॉनिटर करना है। एंड प्रोविजन ऑफ हाई फ्लो ऑक्सीजन, और आपने हाई फ्लो ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है टुगेदर विद एन इमीडिएट कॉल फॉर अ पैरामेडिक। आपने एक साथ में क्या करना है, ABCDE करनी है और हाई फ्लो ऑफ ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करानी है, और इमीडिएटली आपने पैरामेडिक को कॉल करनी है। इनके इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए आपने उसको फ़ौरन कॉल बुला लेनी है, ठीक है। सो इफ़ द कैजुअलिटी इज़ कॉन्शियस, अच्छा इसमें मैनेजमेंट 2-3 तरह की होती है। ऐसी कैजुअलिटी, ऐसी हालत जिसमें पेशेंट कॉन्शियस है, मतलब अपने होशो हवास में है, तो उसको आप एक पोजीशन में बिठाएंगे, इस पोजीशन में कि उसका जो हेड होगा और उसका जो शोल्डर होगा वो रेज्ड होगा। आपने क्या करना है, उसके हेड को और उसके शोल्डर को रेज करना है, ठीक है, अगर वो कॉन्शियस है। हाई फ्लो ऑक्सीजन शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड व्हेन नॉन ब्रीदिंग फेस मास्क, जो हमारे पास नॉन ब्रीदिंग फेस मास्क होते हैं उसका इस्तेमाल करके हमने हाई फ्लो ऑक्सीजन उसको देनी है, जो कॉन्शियस पेशेंट है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। इट इज वर्थ रिमेंबरिंग दैट although they may not be able to speak, they will probably be able to understand what is happening and they will be extremely frightened। एक जो बंदा जो कॉन्शियस है वो अपने होशो हवास में तो है ना, चीज़ों को समझ रहा होगा। कॉन्शियस का मतलब होता है वो चीज़ों को समझ रहा होगा, अंडरस्टैंड कर रहा होगा, चाहे वो बोल न रहा हो, मतलब उसको बोलने में कोई मसला आ रहा हो, जो भी हो, लेकिन वो है कॉन्शियस, चीज़ों को समझ रहा है। तो फिर ये जो है ना आपके लिए फिर क्या करना होता है, एक चैलेंज बन जाता है। अब आपने ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होता है कि पेशेंट को पता ना चले कि ये शायद मुझे कुछ हो गया इसलिए ये जो है ना इतनी भाग दौड़ मचा रहे हैं। बल्कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी क्लिनिक पर जो आपका असिस्टेंट होता है वो इतना फास्ट होना चाहिए, आपने उसको इतना ट्रेन किया हुआ हो कि जैसे ही कोई मेडिकल जो है मसला बने तो आप उसको सिर्फ नाम दें कि बस स्ट्रोक है या कुछ भी उसको बोल दें, वो फ़ौरन चीज़ें ला के रख दे, पेशेंट को पता ही ना चले। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी असिस्टेंट को कितना स्किलफुल बनाते हैं। अ काम मैनेजमेंट अप्रोच इज़ एसेंशियल। तो उस केस में जब कॉन्शियस है, वो सारी चीज़ों को समझ रहा है, तो वो मज़ीद खौफजदा हो सकता है, वो ज़्यादा टेंशन की तरफ जा सकता है। तो आपने फिर उसको जो है ना एक यूँ समझ लें खुशी भरा माहौल प्रोवाइड करना है। मुराद ये है कि वहाँ पे डिस्को डांस तो नहीं चला सकते आप लोग, लेकिन आपने अपना ट्रीटमेंट ऐसा देना है या आपने इसको जो है ना इमरजेंसी इस तरह से देनी है कि उसको पता ना चले कि क्या मसला हो रहा है, ठीक है, वो रिलैक्स रहे, उसको रिलैक्स आपने रखना है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर हमारे पास है अनकॉन्शियसनेस। अगर कैजुअलिटी अनकॉन्शियस है, ठीक है, बट ब्रीदिंग, लेकिन ब्रीदिंग हो रही है अनकॉन्शियस लेकिन सांस ले रहा है, दे मस्ट बी प्लेस्ड इनटू रिकवरी पोजीशन, इसको फौरन आपने रिकवरी पोजीशन में रखना होगा। आल्सो रिसीविंग हाई फ्लो ऑफ ऑक्सीजन थ्रू नॉन ब्रीदिंग फेस मास्क, आपने नॉन ब्रीदिंग फेस मास्क का इस्तेमाल करके जो है क्या करना है, हाई रिसीविंग हाई फ्लो ऑक्सीजन आपने इसको देनी है। इफ़ दे आर नॉट ब्रीदिंग नॉर्मली, अगर वो नॉर्मली सांस नहीं ले पा रहा, पेशेंट नहीं ले पा रहे, यू आर अनश्योर देन कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन मस्ट बी स्टार्टेड इमीडिएटली, ठीक है। अगर पेशेंट नॉर्मली ब्रीद नहीं कर रहा है या फिर आप अनश्योर हैं तो फिर आप फ़ौरन CPR उसको देंगे। अच्छा, यहाँ पर पूछा जा सकता है, अमूमन एब्रीवेशंस दे के पूछा जाता है कि इसका जो है फुल फॉर्म क्या है, तो CPR स्टैंड्स फॉर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है। द डेंटल टीम कैन डू लिटिल टू प्रिवेंट अ CVA or TIA फ्रॉम हैपनिंग। जो डेंटल टीम होती है वो CVA और इस तरह की जो है प्रोटोकॉल्स देकर उसको CVA या TIA को होने से बचा सकता है उसको, ठीक है। उसके बाद है मेडिकल हिस्ट्री इज एन एसेंशियल टूल। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेडिकल, जब भी आपकी कोई क्लिनिक है ना, खुसूसन डेंटिस्ट्री में डेंटल क्लिनिक है, आपके पास जो भी पेशेंट आता है ना, आप उसकी मेडिकल हिस्ट्री लाजमी लिया करें, क्योंकि आपकी मेडिकल हिस्ट्री का आपके ट्रीटमेंट प्लान के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। इसकी वजह से आपका क्लिनिक सील भी हो सकता है, आप पे जो है ना आपका नाम इससे बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। तो मेडिकल हिस्ट्री इज़ वेरी एंड फर्स्ट स्टेप इन द डेंटल ट्रीटमेंट, ये आपने लाजमी याद रखना है, ठीक है। टू आइडेंटिफाई प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर्स, मेडिकल हिस्ट्री जो है ये बेसिकली एक एसेंशियल टूल होता है
जिसमें हम हेल्प कर सकते हैं कि पेशेंट के अंदर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, हु मे हैव एन इंक्रीज्ड रिस्क फ्रॉम अ CVA, as well as recording details if the patient has had either event in the past 6 months, as there is a greater risk of having another CVA or TIA if this is the case. अब अगर खुदा न खास्ता किसी को स्ट्रोक अटैक हो जाता है तो आपने क्या करना है, उसकी जो मेडिकल हिस्ट्री है ना उसमें आपने उससे पहले पूछ लेना है, ठीक है। ये अपनी मेडिकल हिस्ट्री में रिकॉर्ड रखना है कि ये जो पेशेंट है क्या इसको पिछले 6 माह के अंदर अटैक हुआ था। तो अगर अटैक उसको हुआ है तो ये एक पॉसिबिलिटी है, इस पॉसिबिलिटी है कि दोबारा उसको इस तरह का कोई केस नमूदार हो जाए, ठीक है। इफ सो it will be necessary to carry out a risk assessment to decide if the treatment should be carried out or possibly deferred by another 6 months. अगर ऐसा है यानी कि उसको पिछले 6 महीनों में, पिछले 6 माह के अंदर अंदर कोई अटैक हुआ है CVA का, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने रिस्क असेसमेंट करनी है इस बेस पर कि आपका जो ट्रीटमेंट है आप उसको कैरी रखें या फिर मुमकिन हद तक इसको मजीद 6 महीनों के लिए डेफर्ड कर दें, मुलतवी कर दें, और देयर वुड बी अ लेसर रिस्क देन, ठीक है। ये हमारे पास था हमारा स्ट्रोक का टॉपिक जो कि कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।